ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या मानव जीनोम परियोजना क्या होती है, क्या है ये वंशागति के आणविक आधार चैप्टर में 11वां पार्ट बेटा इस वीडियो में आपका चलेगा। मानव जीनोम में लगभग 3 × 10⁹ क्षार युग्म या बेस पेयर मिलते हैं। ये जो बेस पेयर्स होते हैं, इन बेस पेयर्स से मानव में आनुवंशिक सूचनाओं का निर्धारण होता है। आनुवंशिक सूचनाओं का निर्धारण होता है, यानी किसी भी जीव में जो कैरेक्टर्स निर्धारित होते हैं बेटा, वो इन बेस पेयर्स के द्वारा, न्यूक्लियोटाइड्स में जो बेस पेयर्स होते हैं इनके द्वारा निर्धारित होते हैं। व्यक्तियों के डीएनए में कुछ न कुछ जगहों पर भिन्नता जरूर मिलती है। डीएनए में दो व्यक्तियों की डीएनए की बात करें तो 99.9% तो इनका सेम होगा, लेकिन कुछ परसेंट में .something% में डिफरेंस जरूर होता है बेटा, डिफरेंस जरूर होता है और इसी आधार पर व्यक्तियों में डिफरेंस पाया जाता है। तो ये एक मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, बहुत बड़ा टास्क था, एक मेगा प्रोजेक्ट था बेटा ये, जो कि कब शुरू हुआ? 1990 में। कब तक चला? 2003 तक मेगा प्रोजेक्ट के रूप में ये मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू हुआ। काफी वर्क हुआ, बहुत इन्वॉल्वमेंट था देशों का इसमें। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में वास्तव में क्या कार्य किया गया? इसमें कार्य किया गया डीएनए सीक्वेंसिंग का कार्य हुआ था। इसमें डीएनए सीक्वेंसिंग यानी होल जीनोम को सीक्वेंस करने का कार्य किया गया था। अब इस जीनोम को सीक्वेंस करने के कार्य से पहले सन 1980 तक बेटा, 1980 तक बायोटेक बहुत एडवांस हो चुकी थी। बायोटेक की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी जो है एडवांस रूप ले चुकी थी, जिसमें जीन क्लोनिंग के बारे में काफी जानकारी मिल गई थी, वेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा था और काफी वर्क जो है बायोटेक्नोलॉजी में हो चुके थे। तो काफी इसमें जो है हेल्प मिली इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में, डीएनए सीक्वेंसिंग के प्रोजेक्ट को पूरा करने में, जिसमें होल डीएनए या कंप्लीट जीनोम को सीक्वेंस करने का प्रयास किया गया था। एक मेगा प्रोजेक्ट के रूप में ये कार्य हुआ था। चलिए, एक मेगा प्रोजेक्ट के रूप में और इसमें क्या क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो बेटा आप लोग फोकस करते रहना, एक एक चीज को समझते रहना कि इस प्रोजेक्ट का वास्तविक उद्देश्य किस तरह से पूरा हुआ। लगभग 13 वर्षों तक ये प्रोजेक्ट चलता रहा। यूएस और यूके के हेल्प से, फ्रांस, जर्मनी और अन्य देशों की हेल्प इसमें मिली, तब जाकर के इस प्रोजेक्ट में होल जीनोम को सीक्वेंस करने का प्रोसेस मेगा प्रोजेक्ट के रूप में चलता रहा। इसी के साथ देखिए, इस प्रोजेक्ट में महंगा प्रोजेक्ट क्यों बताया गया इसको? ये एक बहुत महंगा प्रोजेक्ट था बेटा। अब इस महंगा प्रोजेक्ट के मतलब काफी कॉस्ट थी इसमें। प्रति बेस पेयर इसकी लागत मूल्य थी $3 अमेरिकन। और इस पूरे प्रोजेक्ट की, यानी इतने बेस पेयर्स जब ह्यूमन बींग्स में है, तो पूरी योजना में, कंप्लीट योजना में इसका खर्चा था $9 बिलियन
9 बिलियन अमेरिकी डॉलर। काफी कॉस्टली प्रोजेक्ट था बेटा। अब अगर बात करें कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाए और इनको लिखा जाए, इनको संकलित किया जाए, तो इनको संकलित करने में कितने जो है बुक्स की आवश्यकता होगी, किस तरह से इसको लिखा जाएगा, इसका लेखन अगर देखा जाए तो इसको टाइप किया जाए, लेखन किया जाए, तो बेटा देखिए जैसे कि एक पेज पर 1000 बेस पेयर लिखे जाए और जो बुक इस्तेमाल की जा रही है वो 1000 पृष्ठों की हो, तो इसमें लिखने मात्र में 3300 बुक्स की यहाँ आवश्यकता होगी, तब जाके इसको लिखा जा सकता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट की जाएगी। तो एक मानव कोशिका की सूचना को संकलित करने में 3300 बुक्स की आवश्यकता पड़ेगी। इतना एक्सटेंट था ये प्रोजेक्ट, इतना विस्तारित था। साथ में देखिए इसके अलावा ये जो डाटास है इनके डाटास के संकलन के लिए यहाँ उच्च गति की है, काफी हाई स्पीड वाले कंप्यूटर्स की आवश्यकता पड़ेगी बेटा, तब जाके ये वर्क किया जा सकता है। और इन सब कार्यों के लिए यहाँ पर विज्ञान की एक नई शाखा का आविर्भाव हुआ, और ये नई विज्ञान की शाखा थी बायो इन्फॉर्मेटिक्स। नई ब्रांच जनरेट हुई बायो इन्फॉर्मेटिक्स, क्योंकि ये सारा वर्क इस तरह से हुआ था। ह्यूमन जीनोम के 3 × 10⁹ बेस पेयर्स जो थे, इनको सीक्वेंस करने का कार्य स्टार्ट हुआ था इस मेगा प्रोजेक्ट में, जो कि 1990 से 2003 तक ये प्रोजेक्ट चला। कब से चला? 1990 में शुरुआत हुई, 2003 तक चला। हालांकि गुणसूत्र फर्स्ट था, इसको 2006 तक भी सीक्वेंसिंग का कार्य चला। तो इस तरह से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। नब्बे में, और 2003 तक ये प्रोजेक्ट चला। काफी कॉस्टली प्रोजेक्ट था। 3 × 10⁹ बेस पेयर्स को सीक्वेंस करने के लिए 2 प्रकार के तरीके यहाँ अपनाए गए थे। इनके लेखन के लिए भी काफी जो है बुक्स की आवश्यकता पड़ी। कंप्यूटर यानी प्रोग्रामिंग के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू जो है इसकी प्रोग्रामिंग हुई। और सीक्वेंसिंग के लिए कौन से तरीके अपनाए गए, इसको आप देखते रहिए कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ा। चलिए आगे हम ये देखते हैं इसमें कि ये जो पूरी योजना 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से लगभग 1300 वर्ष तक चली। इसमें डाटास को संकलन करने के लिए काफी हाई स्पीड कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ी। बायो इन्फॉर्मेटिक्स विज्ञान की एक नई शाखा का विकास हुआ। इस HGP के क्या लक्ष्य थे? अब इस HGP के लक्ष्य को मैं बताती हूँ बेटा आपको। देखिए लगभग HGP के लक्ष्य को देखिए कि कौन कौन से लक्ष्य थे इसमें। लगभग 20,000 से 25,000 सभी जीनों के बारे में सीक्वेंसिंग करना, पता लगाना जीनों का, और 3 बिलियन रासायनिक क्षार युग्मों के सीक्वेंसिंग को निर्धारित करना। ये इसके गोल थे।
ये इसके उद्देश्य थे। ये सारी जो जानकारी है इनको डाटा के रूप में कलेक्ट करना, साथ ही इनको एनालाइज करना और नई तकनीकों का सुधार करना। इसमें इस स्कीम में, योजना में उठने वाले नैतिक मुद्दे, कानूनी और सामाजिक मुद्दों के बारे में विचार करना, ये इस योजना के उद्देश्य थे बेटा। ये इसके गोल्स रखे गए थे। ये जो प्रोजेक्ट चला था, इस प्रोजेक्ट के ये गोल्स थे। चलिए, ये उद्देश्य समझ में आया आपके कि किस तरह से जीनों को सीक्वेंसिंग करने के लिए, उनके आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए इसके निर्धारित लक्ष्य इस तरह के थे। काफी बड़ा प्रोजेक्ट था और इस बड़े प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में कौन कौन सी संस्थाएं आगे रही, कौन कौन से कार्य इसमें हुए, इस योजना का क्या उद्देश्य और आगे किस रूप में निखर करके सामने आया। तो चलिए मैं आपको ये उद्देश्य बताती हूँ कि इस HGP में किन किन एजेंसियों ने हेल्प करी और उसका क्या प्रतिफल मिला। बेटा, इसमें जो एजेंसीज थी, वो एजेंसीज कौन कौन सी थी, मैं आपको उनके नाम बताती हूँ कि कौन कौन सी एजेंसीज ने इसमें हेल्प करी है इसके कार्यों को निर्धारित करने में। ये 13 वर्षीय प्रोजेक्ट जो HGP का प्रोजेक्ट था, इसमें अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट, ऊर्जा विभाग इन्वॉल्व था, यानी हेल्प करी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में US का। इसी तरह से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये भी US का डिपार्टमेंट था, हेल्थ डिपार्टमेंट। इसी तरह से वेलकम ट्रस्ट UK की वेलकम ट्रस्ट थी। इसी तरह से कई देश थे बेटा इसमें जो आगे आए, जैसे कि जापान, फ्रांस, जर्मनी और चाइना मुख्य देश थे जिसने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में मदद की। और इस प्रोजेक्ट के थ्रू कौन कौन से कार्यों, कौन कौन सी ऐसी गुत्थियां थी जिनको सुलझने में सहायता मिली। तो बेटा, इस प्रोजेक्ट के थ्रू मानव के अंदर जो अनियमितताएं मिलती है, मानव या जीव के अंदर जो अनियमितताएं मिलती है, इन अनियमितताओं का पता लगाया गया और इनका प्रॉपर उपचार होल जीनोम प्रोजेक्ट के बाद शुरू हुआ। मानव के अंदर जो अनियमितताएं थी, इनको एक्चुअल में समझने में सहायता मिली बेटा इस प्रोजेक्ट से। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि अमानवीय जीव, इनकी DNA सीक्वेंसिंग की गई। अमानवीय जीवों की DNA सीक्वेंसिंग हुई और उन अमानवीय जीवों के DNA सीक्वेंसिंग से उनकी क्षमताओं का पता लगा। उनकी क्षमताओं का पता लगा, जैसे इकोलाई है, जैसे कि बैक्टीरिया, और कई बैक्टीरिया है, ईस्ट है, ड्रोसोफिला है, कई पौधे हैं, इनके DNA सीक्वेंसिंग किया गया। और उनसे अब देखिए इन अमानवीय जीवों से कहां कहां इसका यूज हुआ, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी
यूजेस बढ़ गए, सुरक्षा से संबंधित उपयोग किया जाने लगा। इसी तरह से कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए, इसी तरह से ऊर्जा उत्पादन में इनका उपयोग बढ़ा। यानी पर्यावरण संबंधी जो चुनौतियां मानव के लिए थी, इन सब को सुलझाने में जो HGP का रोल था, ये मुख्य था बेटा। HGP का जो रोल था ये मुख्य रूप से इन सब के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा। ये सारे प्रोजेक्ट HGP के प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद आसानी से जब पूरा जीनोम सामने आ चुका ह्यूमन बींग्स के सामने, तो ह्यूमन बींग्स को इन गुत्थियों को सुलझाने में और कई तरह के रोगों के इलाज में, जो जेनेटिकली डिसऑर्डर्स थे उनको सुलझाने में मानव का बहुत जो है हेल्प मिली है इस HGP के प्रोजेक्ट से। अब चलिए इसमें कौन सी टेक्निक अपनाई गई, हम ये देखते हैं कि इसमें कौन सी टेक्निक अपनाई गई थी। तो इसकी दो तरह के मैकेनिज्म, यहाँ पर दो तरह के प्रयास किए गए थे। और ये दो तरह के प्रयास कौन से थे बेटा, ध्यान से देखना। सबसे पहला प्रयास था व्यक्त अनुक्रम घुंडी या एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। इसका मतलब क्या होता है, ये पहला प्रयास था। और इस पहले प्रयास के अंदर जो कोडिंग रीजन्स थे, जो RNA के रूप में अभिव्यक्त होते हैं DNA के, वे रीजन्स DNA के, जैसे ये DNA है और इस DNA के वे रीजन्स जिनसे RNA बनता है। इसका मतलब RNA वही रीजन्स बनाएंगे जो कि कोडिंग करते हैं, कोडिंग रीजन्स हो गए DNA के। और इससे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा cDNA बनाया गया। इससे क्या क्लियर हुआ कि वे रीजन्स जिसको हम कहेंगे कोडिंग रीजन्स ही होंगे जो कि कॉम्प्लीमेंट्री DNA बना सकते हैं। ये जो है RNA के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, तो उनके बारे में ध्यान देना। कोडिंग रीजन्स ही इसमें आएंगे। और इस जो है इस पहले प्रयास को एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स कहा गया, जिसमें केवल एक्सप्रेस कोडिंग रीजन ही एक्सप्रेस होते हैं DNA के, उनकी सीक्वेंसिंग की गई। कोडिंग रीजन ही एक्सप्रेस होते हैं, इनकी सीक्वेंसिंग की गई। चलिए अगला प्रयास, दूसरा प्रयास था सीक्वेंस एनोटेशन। ये सीक्वेंस एनोटेशन किस तरह से संपन्न हुआ। दूसरे प्रयास में जीनोम को के एक्सोन और इंट्रोन यानी कोडिंग और नॉन कोडिंग जीन की या DNA की सीक्वेंसिंग की गई थी। इसमें कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन्स की। इसका मतलब कोडिंग नॉन कोडिंग का मतलब क्या हुआ, होल कंप्लीट DNA की सीक्वेंसिंग की गई। अब बेटा कैसे हुई, इसको आप ध्यान से समझना कि किस तरह से एक सेल के DNA को आइसोलेट किया गया और किस तरह से इस पूरे वर्क को अंजाम दिया गया। पूरे कंप्लीट DNA में स्थित जो जीन्स होते हैं इनकी सीक्वेंसिंग की गई कोशिका में। तो इस दूसरे प्रयास में कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों जो है रीजन्स लिए गए, कंप्लीट DNA की सीक्वेंसिंग की गई। और किस तरह से किया गया, ध्यान से देखिए। सीक्वेंस एनोटेशन में सबसे पहले जो सेल का DNA है इसको आइसोलेट किया गया। ये सेल है, इसका जो DNA है, इस DNA को आइसोलेट किया गया। ये DNA आइसोलेट किया गया और इस DNA को आइसोलेट DNA को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा काटा गया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा
कट लगाए गए, डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनाए गए, डीएनए के फ्रेगमेंट्स बना लिए गए। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो है लार्ज साइज के फ्रेगमेंट्स भी थे, स्मॉल साइज के फ्रेगमेंट्स भी थे, इनमें कोडिंग रीजन भी थे, इनमें नॉन कोडिंग फ्रेगमेंट्स भी थे, क्योंकि लेकिन ये क्लियर नहीं था कि कौन सा फ्रेगमेंट बाद में है, कौन सा फ्रेगमेंट पहले है, तो इसको और आगे इनकी क्लोनिंग की गई। क्लोनिंग करने के लिए लार्ज साइज के फ्रेगमेंट्स थे, तो क्लोनिंग करने के लिए यहाँ पर BAC का इस्तेमाल और YAC का इस्तेमाल किया गया। ये क्या होता है? अब BAC क्या होता है? क्लोनिंग के लिए बेटा बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का इस्तेमाल किया गया और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का इस्तेमाल किया गया। चलिए समझ में आ रही है बात। कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन दोनों का जो है कंप्लीट डीएनए का, एक्चुअल में तो कंप्लीट डीएनए की सीक्वेंसिंग करने के लिए यहाँ पर सेल के डीएनए को आइसोलेट किया गया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा काटा गया, डीएनए फ्रेगमेंट्स बनाए गए, इन फ्रेगमेंट्स की क्लोनिंग की गई, फ्रेगमेंट्स की क्लोनिंग की गई। चलिए इसके बाद आगे, ये जो क्लोनिंग करने के बाद बहुत सारे सेगमेंट्स हमें प्राप्त हुए, इन फ्रेगमेंट्स का आगे क्या करना है? देखिए ये फ्रेगमेंट्स जो कि बहुत सारे प्राप्त हो गए, जिसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों रीजन्स थे। अब ह्यूमन बींग्स के द्वारा इनको व्यवस्थित करना आसान नहीं था। वैज्ञानिक फ्रेडरिक सेंगर वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस नॉन कोडिंग या कोडिंग जो सेगमेंट्स थे, डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे, इन फ्रेगमेंट्स को इन्होंने सेंगर द्वारा विकसित डीएनए सीक्वेंसर, सेंगर द्वारा, जो वैज्ञानिक सेंगर थे, इनके द्वारा विकसित डीएनए सीक्वेंसर, डीएनए सीक्वेंसर क्या कार्य करेगा? ये जो फ्रेगमेंट्स थे, इन फ्रेगमेंट्स को व्यवस्थित करने के लिए एक एज ए मशीन ये वर्क करेगा, जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा नहीं हो सकता। ये वैज्ञानिक सेंगर ने विकसित की थी सीक्वेंसर। इन सीक्वेंस को ओवरलैपिंग के आधार पर व्यवस्थित किया गया। ये जो सीक्वेंस थी, इनको कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन्स जिसमें थे, ये सीक्वेंस थी, इसको ओवरलैपिंग मेथड से व्यवस्थित किया गया, या ओवरलैपिंग के आधार पे व्यवस्थित किया गया। इस तरह से बेटा सीक्वेंस एनोटेशन वाली टेक्निक अपनाई गई। ये कंप्लीट ये मैकेनिज्म थी, ये कंप्यूटर पर आधारित थी, यानी कंप्यूटर के प्रोग्राम्स पर आधारित थी बेटा। इस तरह से मानव के 24 क्रोमोसोम्स को, गुणसूत्रों को सीक्वेंस किया गया, जिनमें 24 गुणसूत्रों में जो पहला गुणसूत्र था, ये पहला गुणसूत्र था, इसकी 2006 तक सीक्वेंसिंग चली है। बाकी प्रोजेक्ट तो 90 में शुरू हुआ और 2003 तक चला, लेकिन ये एक गुणसूत्र था जिसकी सीक्वेंसिंग काफी लंबे टाइम तक चली है। 22 तो इसमें ऑटोसोम्स थे, 24 गुणसूत्रों में 22 तो ऑटोसोम्स थे और XY गुणसूत्र थे, क्रोमलिंग गुणसूत्र।
इस तरह से बेटा ये प्रोजेक्ट जो है इन दो टेक्निक्स पर, दो तरीके पर आधारित था ये जो प्रोग्राम था। चलिए अब देखते हैं कि इस ह्यूमन जीनोम की विशेषताएं क्या क्या है, किस किस तरह से जो है इसके अंदर खास बातें थी, कौन कौन से ऐसे वर्क करने पर क्या क्या चीजें सामने आई। तो इसकी विशेषताओं से आपको पता लगेगा कि किस तरह से एक होल जीनोम ह्यूमन बींग्स का, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स क्लियर होते हैं। तो बेटा देखिए, मानव जीनोम के अंदर 3164.7 करोड़ क्षार मिलते हैं। चलिए, औसतन प्रत्येक जीन में 3000 क्षार मिलते हैं। ठीक है, जिनके आकार में अधिक विभिन्नताएं हैं, वेरिएशंस है। मनुष्य को ज्ञात सबसे बड़ी जो डिस्ट्रोफिन जीन है, इसमें कितने क्षार हैं? 2.4 करोड़ क्षार। समझ में आया? सबसे बड़ी जीन, मनुष्य को जो ज्ञात सबसे बड़ी डिस्ट्रोफिन के नाम से ये जीन है, इसके अंदर 2.4 करोड़ क्षार मिलते हैं। जीन की संख्या लगभग 30,000 है, जो पहले की अनुमानित क्या संख्या थी? 80,000 से लेकर के 1,40,000 से काफी कम। लगभग 99.9% लोगों में मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक समान होते हैं। और जो खोज ली गई 50% से अधिक जीन की कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त है। 50% से अधिक जीन के कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त है लगभग। अब इस जानकारी के आधार पर देखिए, बहुत बड़ी चीज है, आप ध्यान से सुनना। 2% से कम जीनोम प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं। बेटा इतने जीनोम की जानकारी, ह्यूमन बींग्स के जीनोम को सीक्वेंसिंग करने का वर्क चला, और इनमें केवल और केवल 2% से कम जीनोम ही प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं। इसका मतलब है कि इसमें नॉन कोडिंग रीजन्स बहुत ज्यादा हैं। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें नॉन कोडिंग रीजन्स बहुत ज्यादा है। इस तरह से, क्योंकि प्रोटीन का कूट लेखन केवल 2% से कम जीनोम प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं। तो इससे क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे इसमें जो है नॉन कोडिंग रीजन्स जीनोम के अंदर बहुत ज्यादा है। चलिए अब देखते हैं उपयोग और चुनौतियां। उपयोग और चुनौतियों के बारे में हम बात करें कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट का उपयोग भविष्य की क्या चुनौतियां हैं। तो बेटा ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट से के क्या उपयोग हो सकते हैं? डीएनए सीक्वेंस से प्राप्त जानकारियां, जैविक तंत्र से डीएनए सीक्वेंसिंग हुई। इस प्रोजेक्ट में क्या हुआ? डीएनए सीक्वेंसिंग हुई, और डीएनए सीक्वेंसिंग से जैविक तंत्र को, यानी ये जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, जैविक तंत्र जिसको हम कहते हैं, जैविक तंत्र में नए आयामों का समावेश हुआ। नए आयामों का समावेश हुआ, नई नई जानकारी मिली, तो नए आयामों का समावेश पहली बार। पहले क्या है कि जो भी रिसर्चर्स थे या वैज्ञानिक थे बेटा, एक या कुछ जीनों पर ही अपना शोध कर पाते थे, या इनके बारे में अध्ययन एक या कुछ जीन्स पर अध्ययन कर पाते थे। अब इनके सामने पूरा जीनोम, होल जीनोम इनके सामने था, तो निश्चित रूप से इन जीनों का
इतने मतलब पूरा जीनोम जब सामने था, तो किसी भी प्रकार का कोई भी जो आपस में जैसे प्रोटीन का या वांछनीय प्रोडक्ट कैसे बना, या कोई भी टिश्यू में मिलने वाली कोई एबनॉर्मलिटी है, इसके बारे में पता लगाना आसान था। जीन व प्रोटीन आपस में किस तरह से जुड़े हुए थे, किस तरह से आपस में जुड़े हो सकते हैं, क्या वांछनीय या डिजायर्ड जो भी आपको बनाना है वो किस तरह से बनाया जाए, किसी तरह की जो उपचार है, डिजीज का उपचार है, उसके बारे में इस प्रोजेक्ट से समझने में आसानी रही। तो इस तरह से एक पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम को इस प्रोजेक्ट से काफी हेल्प मिली। तो बेटा ये था जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिससे कि चैलेंजेस को साइंटिस्ट ने स्वीकार भी किया और बहुत सारे जो है उपयोग भी इसके रहे। इस तरह से आज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे आपका ये वीडियो था। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ओके गाइस, थैंक्स फॉर